नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष केसरी केसी आर्चर में आपका स्वागत करता हूं। टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस इत्यादि की परीक्षाओं के लिए और आपकी अभी अभी वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी चल ही रही है, मध्य प्रदेश में भी आ गई है। तो उससे संबंधित काफ़ी अच्छे लेवल की तैयारी कराने के लिए आपके सामने ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आपको अक्सर कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाती है। जैसे विश्व का सबसे विशाल स्तूप, विश्व का सबसे विशाल विहार, तो दोनों में बहुत थोड़ा-सा फ़र्क है। इसी में बच्चों को दिक्कत होती है। उसी से संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेके मैं आया हूँ। इनसे संबंधित आपकी व्याख्या के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर आप समझ पाएँगे और परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर ये प्रश्न में कन्फ्यूजन होती है। भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी? ए. लतिका कट्टमैन, बी. अमृता शेरगिल, सी. बी. प्रभा, डी. सुनैनी देवी। तो सबसे पहले ज्यादातर बच्चे बी. अमृता शेरगिल को मानते हैं, लेकिन इसमें सही उत्तर ये नहीं है। सही उत्तर आपका रहेगा डी. सुनैनी देवी। ये भारत की पहली महिला चित्रकार कही जाती है। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था 1913 में। लतिका कट्टमैन का हुआ था 1948 में। और सुनैनी देवी का जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में पश्चिम बंगाल, जोड़ासा को। ये भी टैगोर परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर की ये बहन थी और गुणेंद्रनाथ की ये पुत्री हैं। गुणेंद्रनाथ टैगोर की पुत्री और अवनींद्रनाथ, महान चित्रकार अवनींद्रनाथ गगनेंद्रनाथ की ये बहन थी। तो चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। सुनैनी देवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक रहेगा। इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में जरूर आ सकते हैं, क्योंकि अगर पहली महिला चित्रकार का नाम आता है तो प्रायः सबकी जुबान पे आता है अमृता शेरगिल। लेकिन अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ, इनका 1875 में। ये उनसे बहुत पहले और टैगोर परिवार की पुत्री थी। इनके अंदर जन्मजात कला के गुण थे। तो कुछ इनसे महत्वपूर्ण चीजें आप देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इनका जन्म 1875 में हुआ और ये 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्रण करना प्रारंभ किया। इनका विवाह जो है 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था रजनी मोहन चटर्जी से, जो कि रजनी मोहन चटर्जी ये महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि ये राजा राम मोहन राय के पोते हैं। राजा राम मोहन राय के ये पोते हैं रजनी मोहन चटर्जी। इनसे सुनैनी देवी का विवाह हुआ था 11 वर्ष की उम्र में। उसके बाद 1905 से 1930 तक करीब 25 वर्ष इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में कार्य किया। 1905 से 1930 इन्होंने, इनका जो चित्रण शैली थी वो बंगाल के लोक कला से प्रभावित थी और इन्होंने पहली बार लंबी आंखों का प्रयोग किया अपने चित्रों में, लोक कला से प्रभावित होकर। माना जाता है कि यामिनी राय ने जो अपनी एक शैली विकसित किया जिसमें उन्होंने पात्रों के आंखों को बहुत परली आंखें जिनको कहते थे, बहुत बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे से बड़ी आंखें, यामिनी राय जी की चित्रण में इस तरह से उन्होंने आंख बनाते थे। अगर चेहरा छोटा सा है ये इस तरह से लंबी लंबी आंखें बनाते थे। कहा जाता है कि यामिनी राय इस तरह की आंखों जो चित्रण उन्होंने किया वे सुनैनी देवी के चित्रों से प्रभावित थे। तो इस तरह से कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यामिनी राय का जो लोक चित्रण था लोक कला से प्रभावित थे, साथ ही साथ वे सुनैनी देवी के चित्रों से भी प्रभावित होकर इस तरह से उन्होंने चित्रण प्रारंभ किया। स्टेला क्रैमरिस, इन्होंने सुनैनी देवी को भारत का प्रथम महिला चितेरी माने चित्रकार, प्रथम महिला चितेरी कहा है सुनैनी देवी को। तो ये इनसे महत्वपूर्ण चीजें, ये आपके लिए निहायत लाभप्रद रहेगा।
साथ में याद रखिएगा टैगोर परिवार से गुणेंद्र नाथ इनके पिता थे। माता इनकी थी सौदामिनी, इनकी माता थी सौदामिनी, पिता गुणेंद्र नाथ टैगोर, और अवनींद्र नाथ, गगनेंद्र नाथ, सत्येंद्र नाथ इनके भाई थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न काफी जो है शंका उत्पन्न करता है और कंफ्यूजन रहती है बच्चों में। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहां पर स्थित है? भारत में है, श्रीलंका में, जावा में कि चीन में? तो प्राय जो है बच्चे जावा समझते हैं कि जावा में, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में जहां पे बोरोबुदुर, बोरोबुदुर को समझते हैं, लेकिन इसमें सही उत्तर आपका रहेगा भारत। भारत में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप भारत में स्थित है। अगर जावा इंडोनेशिया जहां पे बोरोबुदुर कहते हैं, बोरोबुदुर में अगर प्रश्न में आपका रहे, ध्यान रखिएगा, स्तूप के जगह पे आपसे पूछता है विहार या बौद्ध मंदिर, तो आपका सी उत्तर सही होगा। लेकिन अगर स्तूप पूछता है तो भारत में सबसे बड़ा स्तूप भारत में स्थित है, और सबसे विशाल बौद्ध मंदिर, बौद्ध मंदिर अगर आपसे पूछता है या बौद्ध विहार पूछता है, बौद्ध विहार, तो ये आपका जावा में, जो वर्तमान में इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है, वहां पर बोरोबुदुर नामक स्थान पे, या बोरोबुदुर ही कहा जाता है उसको, बौद्ध मंदिर या बौद्ध विहार है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या हम लोग समझते हैं, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न प्राय पूछा जा चुका है और आने की संभावना भी है। अगर आपको प्रश्न में केसरिया अगर लिखा हो, बोरोबुदुर होगा, देखिए बोरोबुदुर को कहीं कहीं स्तूप भी कहते हैं, लेकिन प्रायः इसकी पहचान है बौद्ध मंदिर के रूप में, आपका बोरोबुदुर। लेकिन केसरिया स्तूप जो है वह चंपारण जिला में है और सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें से केसरिया स्तूप, जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण मतलब देह त्याग करने जा रहे थे, तो एक दिन के लिए केसरिया में रुके थे, उन्हीं की स्मृति में सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने पूरे भारत में या और विश्व में भी कुल मिला के 84,000 से ज्यादा बौद्ध स्तूप बनवाए थे। तो ये रहा केसरिया स्तूप के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। और अगर केसरिया स्तूप उसमें ऑप्शन में नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपका ऑप्शन बोरोबुदुर रहेगा। अगर उसमें केसरिया पूछेगा तो आप केसरिया लिखिएगा। बोरोबुदुर के बारे में, यह 750 से लेकर 854 करीब 100 वर्षों से ज्यादा के समय में बना। यह शैलेंद्र वंशी राजाओं के द्वारा, एक समय इंडोनेशिया भी जो था वो हिंदू राष्ट्र था, वहां पर ये और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, तो बौद्ध धर्म का महानतम, आप इसको विहार कर सकते हैं, बौद्ध मंदिर कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध की 504 प्रतिमाएं हैं और 2600 से ज्यादा वहां पर शिलालेख मिले हैं। कुल मिला के यह 9 खंडों में बना हुआ, ये बौद्ध मंदिर जो है 9 खंडों में बना हुआ है। तो आप इन दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ भी प्रश्न में आपके आ सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। आज के सभी प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, वे परीक्षाओं में आ भी चुके हैं, आने की संभावना है, और इनसे मिलते जुलते ही प्रश्न आपसे परीक्षाओं में बनाए जाते हैं। मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई है? मृतकों की पुस्तक, ए यूनानी काल में, बी मौर्य काल में, सी मिस्र काल में, डी रोमन काल में। तो मृतकों से ही समझ में आ रहा है, और प्राय सबको मालूम है कि मिस्र काल जो है यह मृतकों से संबंधित प्राचीन ममी, तूतनखानम का और मिस्र के पिरामिड इत्यादि जो है वो ममी से और मृतकों से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मिस्र काल। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। मिस्र की कला, मिस्र की कला जो है वो मृत्यु संबंधी और अंत्येष्टि क्रिया से संबंधित मानी जाती है।
मिस्र में जो शासक होते थे उनको फेराओ कहा जाता था, कहीं कहीं फेरो भी बोलते हैं, फेरो या फेराओ। ये जो मिस्र के शासक हुआ करते थे उनको कहा जाता था। वो मिस्र की कला को कहा जाता है मृत्यु संबंधी। मिस्र में एक मान्यता थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद, मृत्यु के बाद भी उसका जीवन होता है। इसलिए पिरामिडों की परिकल्पना होने लगी और उनको माना जाने लगा कि ये संपन्न व्यक्ति हैं, इनको मरने के बाद भी कोई तकलीफ न हो, इसलिए उनके साथ दैनिक उपभोग की चीजें, महत्वपूर्ण चीजें, उनकी प्रिय चीजों को भी उनके साथ दफनाए जाने लगा। तो मिस्र की कला जो है वो मृत्यु संबंधित कला है। उसी से संबंधित आपकी ये पुस्तक जो मिली है, ये चित्रों की लिपि पे है, चित्र लिपि पे आधारित है, उसमें चित्रों के माध्यम से सिखाया गया है। बुक ऑफ डेड, पुस्तक का नाम है बुक ऑफ डेड, या उसको कहा जाता है स्वर्गवासियों की पुस्तक, स्वर्गवासियों की पुस्तक या मृतकों की पुस्तक भी कहा जाता है। इसकी जो खोज किया था जर्मन मिस्रविद, ये जर्मनी के मूल निवासी थे और मिस्र में ही रह के कार्य कर रहे थे, और इसलिए इनको मिस्र की नागरिकता मिली, और ये जर्मन मिस्र दोनों कहे जाते हैं। इनका नाम था कार्ल रिचर्ड लेप्सियस ने 1942 में उस पुस्तक को प्रकाशित कराया। ये उनसे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें, मिस्र की कला 3000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इसके करीब 500 साल के बाद मिस्र में ओसिरिस जो देवता थे, ओसिरिस, ये इन देवता का महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि इनको माना जाने लगा कि ये मृत्यु के देवता, जैसे हमारे यहाँ पे यमराज को माना जाता है, मिस्र वासियों ने ओसिरिस को मृत्यु का देवता, और उनके दिमाग में ये बात थी कि जो व्यक्ति मर जाते हैं उनको दफना देने के बाद वे ओसिरिस देवता के अधीन हो जाते हैं। ये ओसिरिस देवता और इनकी पत्नी थी आइसिस, ये वंश वृद्धि और समृद्धि से संबंधित देवी मानी जाती थी। इन दोनों के पुत्र का नाम होरस देवता। तो इन तीनों देवताओं की पूजा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई 500 साल के बाद, 3000 ईस्वी पूर्व मतलब 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास इनका पूजन विधि बहुत बढ़ गई। और पहली बार मस्तबा, ये आप कह सकते हैं पिरामिड का पूर्वकालीन है। पिरामिड बाद में इस एंगल में बनने लगे, पिरामिड आप लोग देख ही रहे हैं, ये आपके पिरामिड हो गए, लेकिन इस पिरामिड के पहले मस्तबा, इसके छत जो है समतल हुआ करता था। बाद में मस्तबा प्रारंभिक रूप था, आगे चल के वही चीज पिरामिड के रूप में माना जाने लगा। जो जितना ही संपन्न उसका उतना ही विशाल पिरामिड। ये राजाओं के बाद जो संपन्न व्यक्ति हुआ करते थे उनके भी पिरामिड बनने लगे। तो अगर आपसे पूछा जाए पिरामिड का पूर्वकालीन क्या है, तो मस्तबा, 3 देवताओं की पूजा हो करती थी। 3 देवता थे, ओसिरिस देवता, उनकी पत्नी आइसिस और उन दोनों के पुत्र होरस। इनकी पूजा होने लगी और पिरामिडों का निर्माण होने लगा। बुक ऑफ डेड के बारे में आपको हम बता चुके हैं। और फेराओ जो है मिस्र में राजाओं को कहा जाता था। महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में लिंगराज मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर उड़ीसा का सबसे विशाल मंदिर है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा कराया गया? मौर्यकालीन शासक, शुंग वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक की केसरी वंश के शासक? तो आपका सही उत्तर है डी, केसरी शासकों के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया गया। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, इससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्या के अंतर्गत यह ओडिशा, भुवनेश्वर जो उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है। यहां पर अब इसको वर्तमान में उड़ीसा राज्य कहा जाता है। तो उड़ीसा भी याद रखिएगा। इसका पूर्व नाम जो था उड़ीसा के भुवनेश्वर, जो वहां की राजधानी है। यहां पर कलिंग वास्तुकला का एक नायाब नमूना माना जाता है और यह उड़ीसा का सबसे विशाल मंदिर माना जाता है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 617 से 657 ईस्वी लालट इंदु केसरी, कहीं पे ललाट इंदु केसरी कहा जाता है, इससे संबंधित आता है।
अगर ध्यान दें, केसरी वंश अगर नहीं लिखा है, अगर सोमवंशी भी लिखा है, तो कहीं कहीं पर इसको कहा जाता है कि सोमवंशी शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तो ललाट इंदु केसरी 617 से 657, करीब 40 वर्ष। 11वीं शताब्दी में ययाति केसरी, इनका नाम प्राय पूछा जाता है, ययाति केसरी का भी नाम आता है। इसके निर्माण के लिए लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी के द्वारा कराया गया 11वीं शताब्दी में। यह मंदिर जो है देवला शैली में एक विशेष प्रकार की शैली होती है। इसकी व्याख्या हम किसी अन्य वीडियो में आपको करेंगे, देवला शैली के ही बारे में। तो देवला शैली जो आप याद रखिएगा, ये कलिंग वास्तुकला का एक शैली होती है, जहां पर मंदिरों की व्याख्या की गई है। एक अलग तरीके से मंदिर बनाया जाता है, जिसमें आप उसको कलिंग शैली भी कह सकते हैं, देवला शैली। इसकी ऊंचाई 180 फीट, इस मंदिर की ऊंचाई 180 फीट। अगर मीटर में पूछता है तो 55 मीटर ऊंचा यह मंदिर है, एक विशाल मंदिर है, लिंगराज मंदिर। शोर मंदिर कहां पर स्थित है? महाबलेश्वर, एलोरा, मदुरई, महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम में स्थित है शोर मंदिर। महाबलीपुरम को मामल्लपुरम भी कहा जाता है। मामल्लपुरम, यह तमिलनाडु के समुद्री छोर पर स्थित है। मामल्लपुरम भी कहा जाता है। यहाँ पर सप्त पैगोड़ा, चलिए उसकी व्याख्या देख लेते हैं, उससे आपको काफी तक इससे संबंधित चीजें आ जाएंगी। शोर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि समुद्र के किनारे था और सुनामी के कारण से बहुत सारे मंदिर जो है वो समुद्र में जा चुके हैं। कुछ ही भाग शेष है, जिसमें से शोर मंदिर प्रमुख है आपका। और पांडवों से संबंधित पंचरथ, जिसमें से सबसे विशाल, सबसे बड़ा है धर्मराज रथ, जो धर्मराज युधिष्ठिर, और सबसे छोटा है द्रौपदी। द्रौपदी से संबंधित जो मंदिर है वो सबसे छोटा है और धर्मराज का सबसे बड़ा। यह इसका निर्माण काल 700 से 728 ईस्वी, 8वीं शताब्दी में। चेन्नई से यह 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण का श्रेय जाता है पल्लव नरसिंह वर्मन द्वितीय को। और प्रथम के समय में सप्त पैगोड़ा का मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। लेकिन अगर इस मंदिर के में कहा जाएगा मंदिर के निर्माण के बारे में, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में शोर मंदिर का निर्माण कराया गया। यहाँ पर पंचरथ शैली में और महाभारत से संबंधित कई प्रमुख शैलकृतियां हैं, चित्र वगैरह बने हुए हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख शैलकृति है गंगा अवतरण। गंगा अवतरण पे आपका कई प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं और आते भी रहे हैं। इसको 1984 में विश्व धरोहर सूची में स्थान मिला। यह द्रविड़ स्थापत्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस चित्रकार के भाई प्रधानमंत्री भी रहे हैं? ए अवतार सिंह, बी नागजी, सी सतीश गुजराल, डी देवकी नंदा शर्मा। सबको मालूम है इसका सही उत्तर है सतीश गुजराल। इनके भाई इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। सतीश गुजराल एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन पे मैं एक आपको वीडियो ले आऊंगा जिसमें इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही महान प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। और मजे की बात ये है, ये प्रधानमंत्री के भाई के साथ साथ ये हैंडीकैप्ड थे, मूक बधिर थे। एक करीब 11 वर्ष की उम्र में नदी पार करते समय पुल से गिर जाने के कारण से इनको काफी चोटें लग गई और ये मूक बधिर हो गए। इनको सुनाई नहीं देता था, लेकिन इनको हर चीज में इनको महारत हासिल थी। ये महान चित्रकार, स्थापत्य, म्यूरलिस्ट, म्यूरल बहुत अच्छे अच्छे बनाए इन्होंने, ग्राफिक डिजाइनर थे, लेखक थे। ये इनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं थी। जिस तरह से इनको शारीरिक रूप से कमी हुई, तो प्रभु ने इनको बहुत प्रकार की विलक्षण प्रतिभा इनके अंदर डाल दी।
बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से, और बाद की शिक्षा इनकी जब ये भारत में आ गए त्रासदी के बाद, जो विभाजन की त्रासदी थी 1947 में, उसके बाद जे स्कूल ऑफ मुंबई आर्ट में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इनकी जो प्रमुख पेंटिंग है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, विभाजन की त्रासदी, विलाप जिसको मातम भी कहते हैं, बिल्कुल हृदय स्पर्शी चित्र है, मोहनजोदड़ो संस्कृत, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। मैंने बताया कि इनके ऊपर मैं आपको पूरा एक कंप्लीट वीडियो ले आऊंगा, जिसमें इनके बारे में पूरी आपको जानकारी दे दूंगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आपका जरूर बनेगा परीक्षाओं में। इनकी आत्मकथा है, इस पे आप नोट करिएगा बाद में, जिसमें एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, ए ब्रश विथ लाइफ, ये इनकी स्वयं की लिखी हुई आत्मकथा है, बाद में इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। इन्होंने कई दूतावासों के, कई विश्वविद्यालयों के इन्होंने नक्शा बनाया है। बेल्जियम इसमें प्रसिद्ध जो है, बेल्जियम का दूतावास, बेल्जियम बेल्जियम दूतावास को पिछली सदी के 1000 प्रमुख बिल्डिंग्स में उसका नाम आया था, जो सतीश गुजराल के द्वारा उसका नक्शा बनाया गया था। ये प्रमुख इससे संबंधित चीजें, और इसके बाद कई होटलों में इन्होंने म्यूरल बनाए हैं, गांधी संस्थान, ऐसे बहुत सारे, जिसके मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो दे दूंगा, जिसमें इनके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इनसे संबंधित जानकारी आप लोग रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न निश्चित तौर पे आते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार आ चुका है, कि लेजर प्रिंटिंग में जो प्रिंट आउट निकलते हैं, प्रिंटर आपके 3 प्रकार के होते हैं, डॉट मैक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, एक पुराना प्रिंटर था, छोड़ो उसके बाद बताते हैं। 3 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और लेजर प्रिंटर आपके इसमें महत्वपूर्ण है जो चलते हैं। तो लेजर प्रिंटर में रेजुलेशन की इकाई को क्या कहा जाता है, या पहले इसी को समझ लीजिए, आईपीटी, टीटीपी, डीपीआई, टीटीपीआई। तो सही उत्तर आपका है डीपीआई। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, डीपीआई। कभी कभी प्रश्न पूछता है डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका डॉट पर इंच, ये आपका डीपीआई का फुल फॉर्म है। इसको कहा जाता है पर इंच, जैसे 1 इंच का जो रेजुलेशन होता है, इसका मतलब होता है जब प्रिंट आउट कोई चीज की निकलती है, जो उसमें आप उसको ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल डॉट्स होते हैं, छोटी छोटी बिंदी होती है, उसी को कहा जाता है कि 1 इंच के दायरे में कुल कितनी बिंदी होती है। 1 इंच को कहा जा सकता है 2.54 सेंटीमीटर भी इसको कह सकते हैं, या 1 इंच में कुल कितने डॉट्स, जितने ही ज्यादा डॉट्स उस एक इस साइज में होंगे, उतना ही आपका पिक्चर और क्लियर होगा, आपका चित्र उतना ही क्लियर होगा। इसको आप लोग इसको याद रखिएगा, मेन चीज याद रखिएगा, डॉट पर इंच, हर 1 इंच में कितने डॉट हैं, 1 इंच में कितने डॉट आ रही हैं, जितने ज्यादा डॉट होगी उतना ही पिक्चर आपका रेजोल्यूशन और क्लियर होगा, रेजोल्यूशन जो है आपका और क्लियर होगा, इसका मतलब आपका चित्र और ही स्पष्ट होगा, चित्र आपका और स्पष्ट होगा। जितनी ज्यादा डॉट्स होंगे उतनी ज्यादा क्लियर होगा। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो इससे संबंधित आपको बता दिए हैं। आज का ये वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।